Good morning, everybody. Have a nice day to all. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपको जीव जगत में विविधता और नामकरण पर आपसे चर्चा की। हमने आपको नामकरण के बारे में बताया कि जीवों का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा या जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नाम रखने की प्रक्रिया को, जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नाम रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नामकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नामकरण कहा जाता है। दूसरा, हमने आपसे बात की थी मानक नामकरण के बारे में। प्रत्येक सजीव जो होता है, ठीक है, प्रत्येक सजीव का ऐसा नाम जिसे सभी स्थानों पर, प्रत्येक सजीव का ऐसा नाम जिसे प्रत्येक स्थान पर एक ही नाम से उसे क्या है जाना जाता है, या एक ही नाम से उसे प्रत्येक स्थान पर पुकारा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मानक नाम, या उसे स्टैंडर्ड नेम के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। उसके पश्चात हमने आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सजीवों का नामकरण करने के लिए ये दो संस्थाएं कार्यरत हैं। एक है आईसीबीएन और दूसरी है आईसीजेडएन। आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इस संस्था के द्वारा या इस समिति के द्वारा पादपों को नाम प्रदान किया जाता है, अर्थात पादपों का जो नामकरण किया जा रहा है वो इसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। कौन सी संस्था के द्वारा? आईसीबीएन के द्वारा। अर्थात आईसीबीएन जो संस्था है वो पादपों को मानक नाम प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरी संस्था है जिसका नाम है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इस संस्था के द्वारा जंतुओं का मानक नाम प्रदान किया जा रहा है। उसके पश्चात हमने आपको कैरोलस लिनस के द्विनाम पद्धति पर आपसे थोड़ी सी चर्चा की, और आज उसी बिंदु पर हम आपसे विस्तृत रूप से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। हमने बताया कि सभी जीव जंतुओं का जो मानक नाम प्रदान करने के लिए, सभी जीव जंतुओं का मानक नाम प्रदान करने के लिए सबसे पहले कैरोलस लिनस नाम के वैज्ञानिक द्वारा जीवों का नामकरण करने की पद्धति उनके द्वारा क्या की गई थी? विकसित की गई थी। अर्थात कैरोलस लिनस ने सबसे पहले जितने भी जीव जंतु उनका मानक नाम प्रदान करने के लिए क्या काम किया था? एक पद्धति का विकास किया था, और उसी पद्धति को द्विनाम पद्धति के नाम से क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द्विनाम पद्धति के नाम से उसे जाना जाता है। आज जो हम बात करेंगे वो द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनस के अलावा और भी कई वैज्ञानिकों पर आपसे चर्चा करेंगे। साथ में हम इस पद्धति की नियमावली पर भी आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, आइए तो हम बात करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट है द लिविंग वर्ड। और आज का मेनली जो टॉपिक रहेगा वो है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति पर आपसे बात करेंगे। देखिए, 1623 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉस्पर्ड बाहिन। क्या नाम था? गॉस्पर्ड बाहिन नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। ध्यान से सुनना है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि 1623 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉस्पर्ड बाहिन, ठीक है। गॉस्पर्ड बाहिन नाम का एक वैज्ञानिक था, और इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, ठीक है, द्विनाम वर्गीकी पद्धति, कौन सी पद्धति? द्विनाम वर्गीकी जो पद्धति है, ठीक है, उस द्विनाम वर्गीकी पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक पिनॉक्स में किया था।
कौन सी पुस्तक में किया था? अब इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी गॉस्पर्ड बाइन के द्वारा। तो गॉस्पर्ड बाइन ने पिनॉक्स नामक पुस्तक में 1623 के अंदर, कौन से 1623 के अंदर द्विनाम वर्गी की पद्धति, कौन सी पद्धति? द्विनाम वर्गी की पद्धति का प्रकाशन, ठीक है, या उल्लेख किसमें किया था? पिनॉक्स नामक पुस्तक में किया, ठीक है। उसके पश्चात हम आपको बात करते हैं कैरोलस लीनियस नाम का वैज्ञानिक था। इस कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने 1758 में, ठीक है, 1758 में कैरोलस लीनियस के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, मैं आपको बता दूं। कैरोलस लीनियस नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी या सिस्टेमा नेचुरी के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। इस सिस्टेमा ऑफ नेचुरी जो पुस्तक है, उसके 10वें संस्करण में, कौन से संस्करण में? सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है उसका 10वां जो संस्करण था, उस 10वें संस्करण के अंदर, कौन से संस्करण में? 10वें संस्करण में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा ऑफ नेचुरी के 10वें संस्करण में द्विनाम पद्धति का क्या किया था? प्रकाशन 1758 में किया था। कौन से? 1758 में किया। बात समझ आ रही है कि भैया कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा ऑफ नेचुरी नामक पुस्तक की 10वें संस्करण में, ठीक है, किसका प्रयोग किया? किसका किया था? मैंने आपको बता दिया, द्विनाम पद्धति का इन्होंने क्या किया था? 1758 में प्रकाशन किस पुस्तक में किया था? सिस्टेमा ऑफ नेचुरी के 10वें संस्करण में किया, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कैरोलस लीनियस ने इस द्विनाम वर्गी की पद्धति को बहुत अधिक क्या किया? फेमस कर दिया, प्रचलित कर दिया। इसके कारण आपको बता दूं, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है द्विनाम वर्गीकी जो पद्धति है उसकी खोज तो गॉस्पर्ड बाइन ने की थी सबसे पहले 1623 में, और इन्होंने अपनी पुस्तक पिनॉक्स में उसका क्या किया है? जिक्र किया है, ठीक है। उसमें उस द्विनाम पद्धति का क्या किया है? उल्लेख किया है, ठीक है। 1758 में कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचुरी के 10वें संस्करण में भी इन्होंने द्विनाम वर्गी की पद्धति का क्या किया है? उल्लेख किया है, उसका प्रकाशन किया है। इसलिए आपको हम बता दें, कैरोलस लीनियस ने इस द्विनाम वर्गी की पद्धति को, ठीक है, बहुत अधिक फेमस बनाया, बहुत अधिक प्रचलित बनाया, लोकप्रिय बनाया। इसी कारण से कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी उसके क्या क्या नियम है। भाई, जीवों का नामकरण करने के लिए, जीवों का वैज्ञानिक पद्धति से नामकरण करने के लिए कैरोलस लीनियस के द्वारा जो द्विनाम पद्धति दी गई है, उस द्विनाम पद्धति के कौन कौन से नियम हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो द्विनाम पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ बायनोमिकल सिस्टम, ठीक है, द्विनाम पद्धति के नियम। इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, द्विनाम पद्धति के नियम। देखिए, बहुत ही फेमस है, लोकप्रिय भी है, मैं आपको बता चुका हूं। द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ बायनोमिकल सिस्टम, ठीक है। देखिए, द्विनामकरण पद्धति के प्रथम नियम पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं।
देखिए जीवों का जो नामकरण करने के लिए, जीवों के लिए हम नामकरण करते हैं, और नामकरण करने के लिए हम द्विपद, कौन सी द्विपद जो पद्धति है उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पहला नियम क्या है कि जीवों का नामकरण करने के लिए द्विपद नाम की व्यवस्था होनी चाहिए। कौन से पद की व्यवस्था होनी चाहिए, द्विपद नाम की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि द्विपद नाम अभी आपके समझ में नहीं आया, मैं इसको बहुत ही शॉर्टली तरीके से बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप डिटेल से इस पे बात कर रहे हैं कि जीवों का नामकरण करने के लिए द्विपद जो नाम की व्यवस्था होनी चाहिए। कौन से पद की, द्विपद नाम की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जीव का प्रथम पद होगा, ठीक है, जीव का जो प्रथम पद होगा, देखो द्विपद में कितने पद होंगे, दो होंगे, एक होगा प्रथम पद और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद या दूसरा पद। प्रथम पद जो होगा या प्रथम पद ना बोले तो इनका प्रथम जो शब्द होगा वो वंश होगा, और द्वितीय पद या द्वितीय जो शब्द होगा वो कौन होगी, जाति होगी। क्या होगी, जाति होगी। बस समझ में यहां तक। अर्थात जीवों का नामकरण करने के लिए, किनका नामकरण करने के लिए, जीवों का नामकरण करने के लिए द्विपद व्यवस्था होनी चाहिए। कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, द्विपद व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जीवों का नामकरण जब किया जाता है तो करते समय प्रथम पद जो होता है वो वंश का होता है तथा द्वितीय पद किसका होता है, जाति का होता है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जीवों का नामकरण करते समय, ठीक है, जीवों का नामकरण करते समय द्विपद व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रथम शब्द वंश का होता है और द्वितीय शब्द किसका होता है, जाति का होता है। प्रथम पद किसका होता है, प्रथम पद किसका होता है, वंश का होता है, और द्वितीय पद किसका होता है, जाति का होता है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं, अब ध्यान से समझिए। इसको एग्जाम्पल देके बहुत जल्दी समझा जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए भाई मानव है, ठीक है, इस मानव का वैज्ञानिक नाम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम इसका नाम होगा होमो सैपियन, होमो सैपियन, होमो सैपियंस। होमो क्या हो गया, ये वंश, मानव का हम क्या रखने जा रहे हैं, वैज्ञानिक नाम रखने जा रहे हैं, मानव का नामकरण कर रहे हैं। तो ये इसका प्रथम पद हो गया होमो हो गया, द्वितीय पद कौन सा हो गया है, सैपियन हो गया। होमो क्या है, प्रथम पद हो गया है, ध्यान से समझिएगा, प्रथम पद होमो हो गया है और द्वितीय पद क्या है, सैपियंस हो गया है, द्वितीय पद सैपियंस। होमो जो है, ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, यानी कि प्रथम पद को दर्शा रहा है, और प्रथम पद में किसका किया जाता है, किसका नामकरण किया जाता है, किसी जीव के वंश का नामकरण किया जाता है या किसी जीव के वंश को दर्शाया जाता है। द्वितीय पद या द्वितीय जो शब्द होता है, ठीक है, उसमें किसी जीव के किसको प्रदर्शित किया जाता है, उसकी जाति को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मेंढक का नाम हम बता रहे हैं, देखिए मेंढक है, मेंढक का नाम हो गया राना टिग्रीना। राना कौन सा पद हो गया, मेंढक का जब नामकरण किया जाएगा तो ये दो पद हो गए, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। प्रथम पद जो है वो किसको दर्शाता है, वंश को प्रदर्शित करता है, और द्वितीय पद किसको दर्शाता है, जाति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे हम शेर का नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, लॉइन, शेर का है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा कौन सा हो गया, प्रथम पद हो गया, टाइग्रिस द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद जो है वो वंश को प्रदर्शित कर रहा है और द्वितीय पद है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, टाइगर यानी कि टाइग्रिस को, यानी कि जाति को क्या कर रहा है, वो प्रदर्शित कर रहा है। तो ये प्रथम पद पैंथरा क्या है, वंश हो गया, टाइग्रिस क्या हो गया, ये जाति हो गई। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि खरगोश का नाम आपको लिया हमने, खरगोश का, ओरिटो, क्या नाम है खरगोश का, ओरिटोलेगस, ओरिटोलेगस, लेगस,
ठीक है, ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। अब आप देखिए ऑरिक्टोलेगस ये प्रथम पद हो गया, क्यूनिकुलस कौन सा पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद है वो किसको दर्शा रहा है, वंश को दर्शा रहा है। द्वितीय पद किसको दर्शा रहा है, जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने यही तो आपको कहा था कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो द्विपद की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जीव का जब नामकरण किया जाता है तो उसमें प्रथम पद वंश का होता है और द्वितीय पद किसका होता है, जाति का होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मानव का जब नामकरण किया जाता है तो इसके नाम में दो पद होते हैं, होमो और सैपियन। होमो प्रथम पद है, सैपियन दूसरा पद है। होमो जो है वो वंश को प्रदर्शित करता है, सैपियंस किसको प्रदर्शित करता है, जाति को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ ये पहला नियम आपके सामने आ गया। अब देखिए, किसी जीव का आपने यहां पर नामकरण कर दिया, ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, वंश को दर्शा रहा है, दूसरा पद किसको दर्शा रहा है, जाति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब प्रथम पद जो है वंश है, उसको अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद कौन है, वंश है, और उस वंश को अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है, भाषा नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसका, उसके प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर से क्या है, लिखा जाता है। देखिए मैं जैसे आपको बता रहा हूं, जहां पे होमो लिखना है हमको, तो एच हमें क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा, यानी कि होमो क्या है, वंश है, और वंश का प्रथम अक्षर कैसा लिखा जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा। शेष अक्षर कैसे लिखे जाएंगे, छोटे लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहां पे लिखा मेंढक में राणा, राणा में ये वंश है तो आर क्या लिखा है हमने, बड़ा लिखा है। टिग्रीना, ठीक है, बाद में लिखेंगे। तो पहली बात समझ आ गई। दूसरा नियम आपको समझ आ जाना चाहिए यहां पे। दूसरा नियम क्या है कि किसी जीव का जब नामकरण किया जाता है तो उसका प्रथम अक्षर वंश होता है, द्वितीय अक्षर क्या होता है, उसका जाति होता है, या प्रथम पद वंश होता है, द्वितीय पद उसकी क्या होती है, जाति होती है। परंतु प्रथम जो पद होता है, यानी कि जो वंश होता है, उसे अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में प्रथम अक्षर होगा। वंश के प्रथम अक्षर को कैपिटल, वंश के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तथा जाति, ठीक है, जो जाति होती है, यानी कि जो दूसरा पद होता है, ठीक है, दूसरा पद होता है उसमें, ठीक है, उनके सभी अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में। जैसे मैंने होमो तो देखो इस तरीके से लिख दिया, आप सैपियंस लिख रहे हैं, सैपियंस, ठीक है, ये सैपियंस हो गया, होमो सैपियंस। बात समझ में आ गई क्लियरली आपके। तो हमने आपको बताया ये द्वितीय नियम क्या हुआ, पूरा हुआ, कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसका प्रथम पद वंश होता है और वंश के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, कैपिटल लेटर से क्या है, लिखा जाता है। तथा द्वितीय पद किसका होता है, जाति का होता है। इसलिए जाति के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से क्या है, लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अब जैसे हमने राणा लिख दिया, राणा में आर बड़ा लिख दिया, बाकी शेष अक्षर कैसे हैं, स्मॉल, ये वंश हो गया। टिग्रीना लिखना है तो अब हमें छोटे अक्षरों में लिखना है, टिग्रीना, ठीक है। ये क्या है, सारे अक्षर हमने कैसे लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, ठीक है। ये द्वितीय नियम आपके समझ में आ गया होगा। प्रथम पद आपको बताया गया, हमने प्रथम नियम बता दिया है कि किसी भी जीव का जब भी नामकरण किया जाता है तो उसमें द्विपद व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद होता है। प्रथम पद वंश को दर्शाता है, द्वितीय पद जाति को दर्शाता है। द्वितीय नियम आपको बता दिया है हमने, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसके वंश के प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर से, ठीक है, तथा जाति के शेष अक्षरों को अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, या अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स में क्या है, उन्हें लिखा जाना चाहिए। ये द्वितीय नियम आपके समझ में आ गया। तीसरा नियम पे आपसे बात कर रहे हैं
कि जीवों का जब नामकरण किया जाता है, ठीक है, तो उन्हें कौन सी भाषा में लिखा जाना चाहिए? लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। तो जीवों का नाम कौन सी भाषा में लिखा जाना चाहिए? लैटिन भाषा में क्या है? लिखा जाना चाहिए। कौन सी भाषा में लिखा जाना चाहिए? लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। ये तीसरा नियम होता है। जीवों का जब भी नामकरण किया जाएगा तो उनका नाम लैटिन भाषा या लैटिनीकृत भाषा में उन्हें क्या है? लिखा जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि जीवों का नाम कैसे लिखा जाना चाहिए? तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कैसे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए? तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, यानी कि इटैलिक, ठीक है, इटैलिक की जो लिपि होती है, इटालियन लिपि होती है, उसमें उनको क्या है? लिखा जाना चाहिए। जीवों का नाम तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो जीवों का नाम कैसे लिखा जाना चाहिए भाई? इटालियन पद्धति से या इटालियन या तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। कौन से अक्षरों में? तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये आपका हमारा नियम हो गया है, नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5 पर आपसे बात कर रहे हैं। यदि नाम हम हाथ से लिख रहे हैं, नाम किससे लिख रहे हैं? हमने ये हाथों से लिखे हैं सारे नाम। यदि नाम हाथ से लिखे जाएं तो वंश और जाति के नामों को, ठीक है, यदि नाम हाथों से लिखा जाए तो वंश और जाति के जो नाम होते हैं उन नामों के नीचे क्या करते हैं? रेखांकन अलग से कर देते हैं। देखो, होमो के नीचे हमने अलग से अंडरलाइन कर दिया है, सैपियन के नीचे अलग से अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है, ठीक है, और नामकरण यदि आप हाथ से लिख रहे हो, यदि नाम उस जीव का नाम किससे लिख रहे हो? बाय मैनुअल लिख रहे हो, हाथ से अगर लिखा जा रहा है तो वंश और जाति जो होगी, ठीक है, उस वंश और जाति को पृथक से अलग अलग क्या कर देंगे? उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे हमने पैंथरा के नीचे अलग कर दिया है, टाइग्रिस के नीचे हमने क्या कर दिया? अलग अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि हमने इनको कैसे लिखा है? हाथ से लिखा है। ऐसे ही खरगोश का अगर नाम लिखना जा रहे हैं हम, तो ऑरिक्टोलेगस के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे और क्यूनिकुलस के नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑरिक्टोलेगस वंश है, क्यूनिकुलस क्या है? खरगोश की जाति। तो ये आपका नियम आपको नंबर 5, यदि नाम किससे लिखा जा रहा है? हाथ से लिखा जा रहा है। नाम किससे लिखा जा रहा है? हाथ से लिखा जा रहा है। तो वंश और जाति, वंश और जाति को पृथक से क्या कर देते हैं? रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं, वंश को भी और जाति को भी अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये नियम नंबर कौन सा हो गया है? 5 हो गया। नियम नंबर 6 पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए, यदि एक वंश या जाति, एक वंश का या एक जाति का नाम, ठीक है, कोई भी एक वंश होगा या जाति होगी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक वंश हो या फिर जाति हो, ठीक है, वंश और जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाए या रखे जाए। किसी वंश का नाम, ठीक है, या किसी जाति का नाम, या एक वंश का नाम या एक जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा रखा जाए, ठीक है। तो सर्वप्रथम ध्यान से याद रखना भाई, मान लीजिए मैं आपको बात कर रहा हूं, जैसे मानव है, उस मानव का नाम मैंने दे दिया होमो, जैसे वंश मैंने दे दिया होमो, मैं मनमोहन शर्मा हूं, मैंने नाम दे दिया होमो, ठीक है। और मान लीजिए एक दूसरे वैज्ञानिक है नरेश, उसने भी नाम दे दिया होमो, यानी कि एक ही नाम वंश किसने दे दिया है? 2 भिन्न वैज्ञानिकों ने दे दिया। अब समस्या आएगी कि नामकरण का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि एक वंश या एक जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा रख दिया जाए तो सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक के द्वारा उस नाम का प्रकाशन पहली बार किया जाएगा या सबसे पहले उस वैज्ञानिक के द्वारा उस नाम का प्रकाशन किया जाता है, उसी को ही क्या दी जाती है? उसी को ही उस नाम की मान्यता दी जाती है, ठीक है।
अर्थात हम कह सकते हैं एक वंश या जाति का नाम जब भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा रख दिया जाता है तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही क्या होगा, मान्य होगा। जो सबसे पहले नाम पब्लिश हो गया है, छप गया है किसी पुस्तक में, पत्र पत्रिका के अंदर, जर्नल्स के अंदर छप गया है, तो उसको ही, उस नाम को ही सबसे पहले क्या दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। तथा जिस वैज्ञानिक ने उसका नाम दिया है, खोज की है, खोज करने वाला वैज्ञानिक होगा, उसका भी वहां पर क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाना चाहिए। ठीक है। और जिस सन में उन्होंने उसका नाम रखा है उस सन को भी क्या किया जाता है, ठीक है, या उस वर्ष को भी जाति के कहां लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ये टीनिया सोलियम, टीनिया वंश हो गया, सोलियम क्या हो गई, जाति हो गई है। ठीक है। अब इस टीनिया सोलियम का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो हम इस जाति के पीछे क्या लिख देंगे, कॉमा लगा के लीनियस लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके पश्चात यहां कॉमा लगा के कौन से सन में उन्होंने ये नामकरण किया है, 1758 में इसका क्या किया है, नामकरण किया है। इसलिए हमने सन कौन सा लिख दिया है, 1758। इसलिए हमने बताया कि यदि एक ही वंश या जाति का नाम, ठीक है, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न रख दिए जाएं, क्या रख दिए हैं, एक ही वंश का नाम या एक जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न रख दिया जाए, तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही, सर्वप्रथम पब्लिश नाम ही मान्य होगा। तथा खोजकर्ता का नाम और जिस वर्ष में उन्होंने उसका नामकरण किया है उसे जाति के क्या लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है। ठीक है। जाति के कहां लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है। ये नियम नंबर हमारा कौन सा हो गया है, 6 हो गया। सबसे अंतिम नामकरण जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नंबर 7। देखिए ये थोड़ा सा कठिन नियम है परंतु ये भी सरल अगर आप ध्यान से सुनेंगे। जंतु जो जगत है, ठीक है, जंतु जगत एक बहुत बड़ा जगत है, आपको हम बात करेंगे बाद में। ठीक है। आप वैसे पढ़ के आ चुके हो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। ठीक है। मेरु रज्जु की उपस्थिति के आधार पर, बैकबोन की उपस्थिति के आधार पर जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। ठीक है। नॉन कोर्डेटा को 10 संघों में बांटा गया है, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा है। इसी तरीके से आपको उन किस भागों में बांटा गया है, नॉन यानी कि कॉर्डेटा को भी क्या है, 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा गया है, मैमेलिया, रेप्टिलिया, ठीक है, एबीज, एम्फीबिया, पिसीज। और कई बुकों में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पिसीज और टेट्रापोडा के नाम से आप पढ़ेंगे। टेट्रापोडा फिर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। खैर हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो जंतु जगत होता है उस जंतु जगत में किन्हीं भी 2 वंशों के अंतर्गत, जंतु जगत में किसी भी 2 वंशों के अंतर्गत, ठीक है, एक ही जाति का नाम, ठीक है, जंतु जगत में किन्हीं भी 2 वंशों के अंतर्गत एक ही जाति का नाम समान नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी 2 वंशों के अंतर्गत, ठीक है, कोई भी 2 वंश है और उन 2 वंशों के अंतर्गत एक जाति का नाम समान नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, एक जाति का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। या हम कहें, क्या कहें, वो भी ध्यान से सुनिए। देखिए यदि एक वंश में, ठीक है, 2 जाति, एक वंश में किन्हीं 2 जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। ये 2 वंश में तो एक जाति के नाम समान नहीं होने चाहिए और एक वंश में किन्हीं 2 जातियों के नाम क्या नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। 2 जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। यह है कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति के नियम। ठीक है।
कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति के ये नियम है जिनको हमने विस्तृत रूप से आपसे चर्चा किया। अब हम आपको इनको एक बार संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए भी, पहला नियम आपको एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसका प्रथम पद जो होगा, वो वंश को प्रदर्शित करता है, और द्वितीय पद जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि जब भी जीवों का नामकरण किया जाता है तो द्विपदों की व्यवस्था की जाती है। तो यहां 2 पदों की व्यवस्था की गई है, ये पहला नियम है। दूसरे नियम में कि वंश का जो प्रथम अक्षर होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के, दूसरा नियम बता रहे हैं, वंश का प्रथम अक्षर जो होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का, कौन सा वर्णमाला का अक्षर होगा, कैपिटल लेटर्स के रूप में उसे लिखा जाना चाहिए। तथा जाति के, ठीक है, जाति के अक्षरों को, जाति कौन सा पद है, द्वितीय पद है, जाति के अक्षरों को, सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से लेटरों में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये द्वितीय नियम। तीसरा नियम मैंने बताया कि जीवों का जब नामकरण किया जाता है तो उनका नामकरण किस भाषा में किया जाना चाहिए, लैटिन भाषा में किया जाना चाहिए। कौन सी भाषा में किया जाना चाहिए, लैटिन भाषा में उनका नामकरण किया जाना चाहिए। देखिए, चौथा नियम मैंने आपको बताया कि जीवों का जब नामकरण किया जाता है तो उनका नामकरण तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जीवों का नामकरण जब आप लोगों के द्वारा किया जाए तो उन्हें तिरछे अक्षरों में क्या है, लिखा जाना चाहिए। कैसे अक्षरों में लिखेंगे, तिरछे अक्षरों में उन्हें क्या है, लिखा जाना चाहिए। पांचवा नियम मैंने आपको बताया अभी, क्या नियम बताया, यदि नाम हाथ से लिखा जाता है, नाम किससे लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है, तो वंश के नीचे रेखांकन कर देते हैं और जाति के नीचे भी हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से रेखांकन किया जाता है। तो यदि नाम हाथ से लिखा जाए तो वंश और जाति का नाम को अलग अलग या पृथक पृथक रूप से उन्हें अंडरलाइन कर दिया जाता है, रेखांकन कर दिया जाता है या अंडरलाइन कर दिया जाता है। देखिए, उसके बाद छठे नियम के बारे में आपसे हमने बात की। क्या बात की थी, हमने बताया कि यदि एक ही वंश या जाति का नाम, एक ही वंश या जाति का नाम, वंश या जाति का नाम भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाए, ठीक है, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए जाए, तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम को ही मान्यता दी जाती है। सर्वप्रथम प्रकाशित नाम को ही मान्यता दी जाती है। साथ में खोजकर्ता का नाम और जिस सन में जिस वर्ष में उसका नामकरण किया गया है उसे भी जाति के कहां लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया टीनिया सोलियम, और किसने खोज की थी, कैरोलस लिनियस ने, इसलिए शॉर्ट में हमने लिख दिया लिनियस। और कौन से सन में किया है, 1758 में किया, ठीक है। और सबसे अंत में मैंने आपको अभी बताया कि 2 वंश, ठीक है, जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाए तो जंतु जगत में किन्हीं भी 2 वंश, ठीक है, किन्हीं भी 2 वंशों के अंतर्गत एक जाति कैसी नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, या एक वंश में किन्हीं 2 जातियों के नाम क्या नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। आज हमने केवल द्विनाम पद्धति के नियमों पर आपसे चर्चा की है, ठीक है। टिल देन, टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।